हेलो एवरीवन। आइए क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। अभी तो बस हमने क्या करना है, साइन ओमेगा टी जो होता है ए साइन ओमेगा टी, उसमें ओमेगा टी की वैल्यू ओमेगा का यहाँ पे बस पुट करते जानी है और ये टेबल हमारी बन जाएगी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। सॉरी, देखो आपकी x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी हमारा फॉर्मूला था। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं पूरी इक्वेशन में, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो आता है हमारा 0। ठीक है, तो एट टी इक्वल्स टू 0 हमारी जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। फिर आगे चलते हैं, हम लोग अब क्या करेंगे, व्हेन टी इक्वल्स टू टी बाई 4 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, टी बाई 4 होने का मतलब है यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कटेगा, कटने का हमारा पता चलेगा कि x की वैल्यू a आई है, x की वैल्यू a आई है। मतलब अगर हम लोग पेंडुलम वाला केस देखें तो एट टी इक्वल्स टू 0 अगर वो मीन पोजीशन पे है तो एट टी बाई 4 पे वो कहाँ होगा, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि अगर और हम लोग टी बाई 2 पे जाते हैं तो कटने के बाद ये तो सब कट जाएंगे, कटने के बाद हमारा जो ए साइन पाई आएगा यानी कि एक्स की वैल्यू फिर से 0 आ जाएगी। मतलब वो जो पेंडुलम होगा एट टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ होगा, एट टी बाई 4 पे यहाँ होगा, एंड फिर टी इक्वल्स टू टी बाई 2 पे वो यहाँ होगा। और आगे देखेंगे कि वो टी इक्वल्स टू 3 टी बाई 4 में कहाँ पे होगा। तो देखिए ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन में आ जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब वो यहाँ आ जाएगा एट टी इक्वल्स टू 3 टी बाई 4 पे। फिर देखते हैं एट टी पे क्या होगा, तो जब टी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो एक्स कोस टू 0 आ जाएगा, यानी कि वो वापस से अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमने क्या करना है, अगर इतना हमारा हो गया है तो अब हम लोग यहाँ पे छोटा सा चीज मैं आपको लिख के दे देता हूँ, यहाँ मैंने शायद लिखा भी है कि ये टेबल बना ली हम लोगों ने। अब वो तीनों ही पता है कि जब मेरा टाइम अगर 0 रहेगा यानी कि टी कोस 0 रहेगा तो मेरा फेज एंगल 0 रहेगा, मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगी। एट टी कोस टू टी बाई 4 पे मेरा फेज जो होगा पाई बाई 2 होगा, लेकिन मेरी डिस्प्लेसमेंट ए रहेगी। एट टी कोस टू टी बाई 2 पे मेरा फेज जो होगा वो पाई होगा और डिस्प्लेसमेंट जो रहेगी वो 0 रहेगी। एट 3 टी बाई 4 क्या होगा, 3 पाई बाई 2 होगा और जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो माइनस ए रहेगी। एट टी 2 पाई और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको पहले अगर नॉर्मल पेंडुलम वाले केस में देखें तो आप देखिए कि आपका ये पेंडुलम जो है इस पोजीशन 1 एट टी को 0 पे यहाँ रहेगा, एट टी बाई 4 पे यहाँ रहेगा, एट टी बाई 2 पे यहाँ रहेगा, मतलब वापस मीन पोजीशन पे 3 टी बाई 4 पे यहाँ रहेगा और टी बाई पे वापस यहाँ आ जाएगा, वापस से यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, what will be the value of the velocity at t equals to t by 2? What will be the value of the acceleration at t equals to t? What will be the value of acceleration at t equals to 3t by 4? ठीक है, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने हर एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के किया था कि कहाँ वेलोसिटी मिनिमम होती है, कहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वगैरह वगैरह हमने पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको पूछे कि व्हाट विल द वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू टी बाई 4, तो अगर आपको ये चीज याद रहेगी, ये चीज याद रहेगी, ये डायग्राम दिमाग में सेट रहेगा, तो आपको सॉल्व कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है, हमें ये पता रहेगा, इस पॉइंट का हमें ये पता रहेगा, तो इससे हमें थोड़ा सा ये आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा बोलेगा हाँ नीट में अच्छा क्वेश्चन आया है और 5 मिनट लगा मुझे इसको बनाने में, लेकिन बकवास क्वेश्चन है। ठीक है, इसी को अगर हम लोग ग्राफ में भी अगर अप्लाई करना चाहें कि ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो आप ये देखिए कि एट टी को 0 फेज कितना है भैया, या डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है। देखो मैंने यहाँ पे सारा मार्क कर दिया, यहाँ पे मार्क कर दिया, तो आप देख सकते हो एट टी को 0 आपका ये 0 पे है। फिर अगर आप देखेंगे एट टी बाई 4 पे इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चला गया, देखो ये एम्पलीट्यूड होता है, तो देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया हमारा ए एट टी बाई 4 पे। उसके बाद आप देख सकते हो टी बाई 2 पे वापस से ये मीन पोजीशन पे आएगा, देखो ये मीन पोजीशन थी तो यहाँ पे वापस से मीन पोजीशन पे आएगा टी बाई 2 पे। फिर आप देखिए 3 टी बाई 4 पे ये पीछे एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, मतलब यहाँ नेगेटिव वाले में 3 टी बाई 4 मतलब ये वाला, तो देखिए वापस से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बट इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। फिर t इक्वल्स टू 2 पाई पे वापस से अपनी मीन पोजीशन में आ जाएगा। तो आई होप अभी एकदम अच्छे से क्लियर है कि कैसे ग्राफ बना है, कैसे कैसे क्या करना पड़ता है, यहाँ तक क्लियर है।
तो हमें अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं जो मैंने अभी बनाया वहां पे। ये मैंने बनाया था, फेज हमने लिख लेते हैं यहाँ पे, और हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी निकाल ली थी, आप लोगों ने अपनी कॉपी में ये बना लिया है, तो ये वाला भी लिख लेते हैं हम लोग। अब वेलोसिटी का लिखते हैं। 0 पे क्या था, ए ओमेगा था। t/4 पे क्या था, 0 था। t/2 पे क्या था, माइनस ए ओमेगा था। 3t/4 पे क्या था, 0 था। एंड टी पे हमारा ए ओमेगा था। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, कहाँ गलती करते हो। स्टूडेंट लोग को ये पता रहता है कि हमें इतना पता होना चाहिए कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि t/2 पे उसकी वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा होती है। उन्हें उन्हें याद तो ये वाला ही रहता है, ये वाले बीच वाले को वो इग्नोर कर, इसको इग्नोर कर देते हैं वो, और एग्जाम में गलती यही करके आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये बहुत कम पूछा जाता है, बट हमें तो रेडी रहना पड़ेगा ना कि ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, तो हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ऐसा। तो आपको ये वाला टेबल पता होना चाहिए। तो कुछ एमसीक्यूज करते हैं आसान आसान वाले। चलो बताओ। देखो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर कुछ भी याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, टेबल थोड़ी सी भी याद है, तो आप समझ सकते हो कि मीन पोजीशन पे ये जीरो, कहाँ कह रहे, डिस्प्लेसमेंट जीरो है और ये ए ओमेगा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम है और इसकी मैक्सिमम है। डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम कब आती है, ए, यानी कि π/2 पे। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, कहने का मतलब ये है कि जब वेलोसिटी की मैक्सिमम जीरो पे होती है, वही वैल्यू हमें डिस्प्लेसमेंट की π/2 पे मिलती है, तो डिफरेंस कितना हो गया, π/2 का। ये अगर कुछ भी याद नहीं तो हम ये यूज कर सकते हैं, वैसे पीछे हमने किया हुआ है सब चीज। चलो ठीक है, ये हो गया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम देख लेते हैं। हमने वेलोसिटी कर लिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट कर लिया, अब एक्सेलरेशन को और करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन t इक्वल्स टू 0 है पुट करेंगे। t इक्वल्स टू 0 पुट करने पे हमारा ये वाला कहानी आ जाएगा, a इक्वल्स टू 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, यानी कि एट t इक्वल्स टू 0, यानी कि एट मीन पोजीशन जो हमारा एक्सेलरेशन रहता है वो 0 रहता है। तो एक बात समझो कि आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे। आपका एक्सेलरेशन मिनिमम का होता है, मीन पोजीशन पे। आपकी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कब होती है, मीन पोजीशन पे। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, मतलब अगर जल्दी क्वेश्चन बनाना है तो एट टी को t/4 करेंगे, कट करेंगे तो π/2 आ जाएगा, यानी कि हमारा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन π/2। और साइन जब भी 90 डिग्री को देखता है बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू वहां आ जाती है। तो हमारा आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम कब होता है, ऑन दी एक्सट्रीम पोजीशंस पे होता है, लेकिन यहाँ माइनस है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं। जब t/2 पुट करेंगे तो हमें पता है यार t/2 पे तो वापस से कहाँ आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा, यानी कि मीन पोजीशन पे आ जाएगा, तो हमारा वापस से 0 हो जाएगा। फिर t को 3t/4 पुट करते हैं, सब कटेगा, केक सब कटेगा, सब में बटेगा, और आंसर आएगा हमारा ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1। लास्ट फिर से t पुट करते हैं, जब पुट करेंगे t तो कट जाएगा, फिर से हमारा आ जाएगा 2π, और 2π की वैल्यू पुट करने पे a इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसकी भी वैल्यू निकाली, ग्राफ पे पुट करते हैं। टाइम 0, t/4, t/2, 3t/4, t। फेज 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। फिर आपका डिस्प्लेसमेंट आपने लिख लिया है, वेलोसिटी आपने लिख लिया है। अब एक्सेलरेशन को भी आप लोग लिख लो। इसको लिख लो आप लोग। ठीक है, उसके बाद में हमें कुछ एमसीक्यूज रिकॉल करना है। बताओ। अब देखो इसका आंसर π/2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने देख लिया अभी, क्योंकि जब एक्सेलरेशन 0 होता है तब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जब वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, तो π/2 का आंसर होता है। तो 0 और π/2 के बीच का फेज डिफरेंस क्या हो गया, π/2 ही हो गया। और जैसे अभी बताया गया है कि ये नीट में आया हुआ है, देख लो कि मतलब जो पढ़ रहे क्वेश्चन तो वहीं से आएगा, बाहर से तो आने वाला है नहीं। और यही टेबल अगर थोड़ी सी समझ में आ जाती तो अच्छा हो जाएगा। इसका आंसर, इसका आंसर डी होगा। क्यों डी होगा, क्योंकि हमें पता है, अगर तो आप इस टेबल को देखें तो 0 से t तक एक ट्रेवल्यूशन का टाइम खत्म। अब फिर से ये अपने आप को रिपीट करेगा 0 t/4 ऐसे करके। तो आप देखिए 0 से 2π के बाद में ये वापस अपने आप को रिपीट करेगा। और क्वेश्चन में क्या, ऑल कर्व रिप्रेजेंट द सेम पाथ आफ्टर द फेज ऑफ 2π। 2π के बाद अपने आप को वापस से क्या करेगा,
रिपीट करेगा, सारे मोशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन पोजीशन का पार्ट 2 देखते हैं। ये टेबल हमने बना ली थी अभी थोड़ी देर पहले। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट का अगर हम इस तरह से ग्राफ पुट करेंगे, डॉट 0 पे आ जाएगा, एट टी इक्वल टू टी बाई 4 पे हमारा जो डॉट है वो यहाँ आ जाएगा, टी बाई 2 पे यहाँ आ जाएगा, 3t बाई 4 पे यहाँ आ जाएगा और टी पे यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, इस तरह से इसका ग्राफ बनता था। तो ठीक है, वेलोसिटी का ग्राफ देख लेते हैं। वेलोसिटी का हम लोग वही कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। 0 पे ये ए ओमेगा पे रहेगा, तो हम लोग पुट करते हैं, देखो ऐसा कुछ ग्राफ हमारा बन जाएगा। ठीक है, 0 पे ये क्या था, ए ओमेगा पे था, देखो यहाँ पे। फिर टी बाई 4 पे कहाँ पे था, ये 0 पे। फिर आपको टी बाई 2 कहाँ पे था, माइनस ए ओमेगा पे। फिर 3t बाई 4 कहाँ पे था, 0 पे। फिर टी पे कहाँ पे था, ए ओमेगा पे। ये लाइन थोड़ी इधर आई है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा इतना चलता है। ठीक है, अब इसमें एक बात को समझो कि ये ग्राफ बनाने से एक और चीज आपको पता चली कि ये जो ए ओमेगा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये कोसाइन का ग्राफ है, कोसाइन का ग्राफ है। अगर आपको याद हो कि x गोज टू ए साइन ओमेगा टी होता था, तो मेरा जो वेलोसिटी होता था वो होता था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखो कॉस की इक्वेशन बनती थी, इसलिए ये यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने बताया था स्टार्टिंग की क्लास में कि साइन के ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होते हैं और कॉस के ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर से थोड़ा सा स्टार्ट होते हैं। ये वाला हो गया होगा क्लियर। तो आगे देख लेते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन का भी देख लेते हैं। फिर से कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे और देखो हमारा ऐसा ग्राफ बन जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की इक्वेशन दोनों में ही साइन आ जाता है। पर आपको याद हो कि डिस्प्लेसमेंट में आपका x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, जबकि आपके एक्सेलरेशन में माइनस साइन ओमेगा टी में आता है। इसलिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था वो ऊपर से स्टार्ट हुआ था और जो हमारा एक्सेलरेशन ग्राफ है वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है। आई होप यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये सब हो गया हमारा। अगर आप ये तीनों को एक ही पेज पे बनाओगे, एक ही पन्ने पे तीनों को साथ साथ, तो आपको जो फेज डिफरेंस वाला जो वहां पे मैंने एमसीक्यू डाला था वो और अच्छी तरीके से क्लियर आ जाएगा। देखो ये देखो, तो अब आप देख सकते हो कि ये जो 0 पे है उस टाइम पे ये ए ओमेगा पे, ये 90 डिग्री के फेज डिफरेंस में ये दोनों। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों भी 90 डिग्री के फेज डिफरेंस में। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस क्या होगा एट टी इक्वल्स टू 0, जल्दी बताओ। पाई हो जाएगा। देखो क्यों जी पाई हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ है, देखो ध्यान से, एक यहाँ है, दूसरा नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक इसका मिरर इमेज है। जब भी मिरर इमेज बनता है, यानी कि ठीक उसका उल्टा बनता है, उसका फेज डिफरेंस पाई होता है। अगर ये यहीं से स्टार्ट करता तो ये आपका फेज डिफरेंस 0 होता, यहीं से स्टार्ट करता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देखो जैसे ये है ना, इसी को मैं रेफरेंस लेके बताता हूँ। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इन दोनों के बीच में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। अगर ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो इन दोनों के बीच में पाई का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ्स अगर दिमाग में बैठ जाएंगे तो आपको पीछे की टेबल्स भी भूल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं भूलो भूलना मत भाई, मैंने पूरे शॉर्ट शॉर्ट में पूरा पढ़ाया है, उसका शॉर्ट शॉर्ट में लिखवा दिया है। उतना अगर याद रह जाएगा तो एग्जाम में क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। और जो क्वेश्चंस, इस सबसे क्वेश्चन थोड़ा बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है, सब फालतू है। चलो ठीक है, फ्रॉम द हमने क्या देखा कि फ्रॉम द ग्राफ हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, सारे के सारे एसएचएम ग्राफ है और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम है, क्योंकि टाइम के साथ वो वैरी कर रहे हैं सारे के सारे ग्राफ, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ये वाली भी एक स्टेटमेंट आ सकती है एग्जाम में कि बताओ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जो है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम है क्या। क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ रहता है, क्योंकि आपने वेलोसिटी की दो इक्वेशन की है, एक टाइम के टर्म में और एक डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो स्टूडेंट कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाता है कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम था कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, या कि ये तो याद ही नहीं आ रहा है। तो आपको ये बात याद रखना कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम होगा। ठीक है, और आपको ये बात भी मैंने बता दी कि एक्स डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो रहेगा वो साइन कर्व रहेगा, एक्सेलरेशन टाइम कर्व भी साइन कर्व रहेगा, जबकि वेलोसिटी टाइम कर्व जो रहेगा कोसाइन कर्व रहेगा। अभी बताया ना कि आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऐसे होगा, वेलोसिटी वाला ऐसे होगा और आपका एक्सेलरेशन वाला ऐसे होगा, है ना। तो ये और ये तो साइन है और ये कोसाइन है। दूसरी बात कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में पाई बाय 2 का वो था फेज डिफरेंस, मैंने दिखाया था। और आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में भी पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस था। और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में पाई का डिस्प्लेसमेंट था, पाई रेडियन का। तो ये सब हमने देख लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सारे कर्व्स जो है, कर्व्स जो है रिप्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पे, सारे कर्व्स जो है वो रिपीट करते हैं सेम पाथ को आफ्टर फेज ऑफ 2 पाई रेडियन। चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ एमसीक्यूज करते हैं। बताओ। चलो ठीक है, अभी मैंने जैसे इसके बारे में बताया कि जो आपका फंक्शन होगा, सॉरी, जो आपका डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, ये तीनों की तीनों क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। मैंने अभी बताया था कि जैसे आपके 2 पाई का आएगा, 2 पाई का वो अपने आप को रिपीट करेंगे, इनके आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ टी अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है,